रिकॉर्ड के लिए ये देखिए उन्होंने रिकॉर्डिंग के लिए अलाउ भी कर दिया। To the stream, today we are going to study about the concept related to the magnetic effect of an electric field, और उसी रिलेटेड टॉपिक्स में हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे। बायवर्ट-सैवर्ट लॉ का जो एप्लीकेशन है उसी को कंप्लीटेड करेंगे। और आज हम लोग देखेंगे सेकंड एप्लीकेशन जो बायवर्ट-सैवर्ट लॉ के ऊपर से है। तो ऑब्वियसली तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल नहीं होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्जेस की वजह से क्या हो रहा है कि उस पर्टिकुलर करंट एलिमेंट में, जैसे तुम लोग पेन बोल सकते हो, पेन में आप लोग लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट किधर में भी चार्ज को दौड़ा दो, और जिस डायरेक्शन में चार्ज दौड़ रहा है आप लोगों का उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर सकते हैं, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करेंगे, और पॉजिटिव चार्ज जो भी होगा मोशन, चाहे इधर से इधर ले लो, इधर से इधर ले लो, ये जो चार्ज का मोशन होगा उसी चार्ज के मोशन के थ्रू हम लोग करेंगे, करंट को आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। whatever may be the direction and the motion of the charged particle, it will be related to the current which is passing through the एलिमेंट। तो ये जो करंट जो एलिमेंट में से पास होगा वो चार्ज के ऊपर में डिपेंड करता है। हम लोगों को पता है बहुत बहुत बेसिक चीजें है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर चार्ज मूव हो रहा है तो ही करंट प्रोड्यूस होगा, और जो करंट प्रोड्यूस होगा वो हम लोग पॉजिटिव हमारे हिसाब से कंसीडर करते हैं। हालांकि करंट की अपोजिट डायरेक्शन में कौन मूव होता है? इलेक्ट्रॉन। कौन मूव होता है? इलेक्ट्रॉन मूव होता है। और जिस डायरेक्शन में चार्जेस मूव हो रहे हैं उन चार्जेस को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और इसीलिए हम लोग मोशन ऑफ चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से कंसीडर करते हैं। अब हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने करंट फ्लो होने की वजह से, राइट हैंड रूल की वजह से, हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड आउट कर ली। हमारे हमारे पास में एक्सप्रेशन था कि मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द करंट कैरिंग, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हम लोगों ने एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट किया। और जिस एक्सप्रेशन का आप लोगों को जो हम लोगों ने लास्टली ऑब्जर्व किया था, जिसका हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारे पास में था, वो कौन सा इक्वेशन हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था? वो था म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ऐसे दो इक्वेशन हम लोगों ने, ये जो इक्वेशन था हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था। दिस वी गो थ्रू दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर द फर्दर एप्लीकेशंस। हम इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन के थ्रू में फर्दर एप्लीकेशन में जाएंगे, और हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो और जाके इसका एप्लीकेशन। तो अब देखो, एक लॉजिकल चीज है जो आप लोगों को थोड़ी समझ में भी आएगी, और उसको हम लोग डायग्राम के थ्रू में बताने की कोशिश करता हूँ कि इस आई का बी के साथ में जो रिलेशन है, जो हम लोगों को इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से दिखाई देता है, वो अपने ही कंडक्टिंग चार्ज के ऊपर खुद की मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस नहीं होने देता है ना। फिर से समझो, आई उस एलिमेंट, जिस एलिमेंट में से वो फ्लो हो रहा है उसमें अपनी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस नहीं होने देता है अलोंग दिस एक्सिस। अब ये तुमको ऐसी चीज समझ में नहीं आएगी, हम लोग एक्सप्रेशन के थ्रू समझते हैं इसको। कि मेरे कहने का मतलब है कि जो करंट कैरिंग, सबसे पहले हमारा एक्सप्रेशन है ना, तो हम लोग dB इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए, और इस देखेंगे साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, ऐसा सर हमारा दिख जो नहीं फॉर्मूला। रहा। हाँ दिखेगा ना, पहले मेरे को लिखने तो दो, फिर दिखेगा ना। पूरा ब्लर पहले, मार रहा। हाँ ब्लर मारने के लिए पहले मैं स्टेबल रखूंगा तो दिखाई देगा। अभी दिखाई दे रहा है ना? ना ये अभी भी ब्लर कर रहा थोड़ा थोड़ा। अभी दिख रहा। अभी दिख रहा है ना? तो जब चीजें स्टेबल हो जाएंगी ना तब दिखाई देगा आपको। मेरे को भी समझ में आ रहा है वो बराबर सही तरीके से। जब स्टेबल होगा ना ऑटोमेटिकली दिखाई देगा, तो पहले समझो। तो यह है हमारा डीबी का एक्सप्रेशन, और इस डीबी के एक्सप्रेशन से म्यू नॉट आई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में हम लोगों ने देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हम आउटसाइड में, डॉट आपको दिखाई दे रहा है, उस पर्टिकुलर डॉट पे हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। अगर ये वायर, अगर आप लोगों का ये इनफाइनाइट है, तो ऑब्वियसली हम लोग इनफाइनाइट के लिए ही कंडीशन ये अप्लाई किए थे। तो जो ये आप लोगों का वायर इनफाइनाइट है, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी की तरफ में जाएगा,
और यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन डीबी जो प्रोड्यूस होगा वो इस पर्टिकुलर एक्सिस से परपेंडिकुलर है ना, जो कि ए डिस्टेंस पे हमको दिखाई देता है। अब अगर इस पॉइंट को मैं धीरे धीरे ऐसा करते हुए एग्जैक्टली अगर इस पर्टिकुलरली करंट कैरिंग एलिमेंट के सेंटर पे लेके आ जाओ, है ना, यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलरली करंट कैरिंग एलिमेंट के सेंटर पे मैंने ये जो पॉइंट था उस पॉइंट को मैंने लेके आ गया। तो यहाँ जब मैं लेके आऊंगा तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो θ1 हो जाएगा मेरा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। कितनी डिग्री हो जाएगी? 0 डिग्री वैल्यू हो जाएगी इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, ठीक है। और जो θ2 हो जाएगा, वो θ2 हो जाएगा नियरली इक्वल टू 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। आप लोग बोल सकते हो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ये जो एंगल बना है वो कितना बना है? इनिशियल एंगल बना है 0 डिग्री का, और जो θ2 जो एंगल बना है वो कितना बना है? 180 डिग्री का, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन में वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे, यहाँ से हमको दिखाई देता है कि म्यू नॉट आई 4 पाई ए साइन θ1 की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री। θ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो भी 180 डिग्री, है ना। तो θ1 की वैल्यू होगी 0 डिग्री और θ2 की वैल्यू 180 डिग्री। हम लोग बोल सकते हैं साइन 0 की डिग्री का आंसर कितना आएगा? 0। 180 डिग्री का भी आंसर कितना आएगा? 0। तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वैल्यू 0। तो उस हिसाब से लोग ये बोल रहे हैं कि यही चीज मेरे को आपको बताना था कि जो करंट कैरिंग एलिमेंट है, उस करंट कैरिंग एलिमेंट के अगर हम एक्सिस पे अगर पॉइंट रखेंगे और वहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो अगर पूछेंगे सवाल, तो हमको ये दिखाई देता है कि बी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। यानी बी की वैल्यू क्या होती है? 0 हो जाती है। इसका मतलब है जो करंट कैरिंग एलिमेंट है उसकी खुद की फील्ड उसके एक्सिस पे नहीं होती। जिस एलिमेंट में से करंट फ्लो हो रहा है वहां पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमेशा ध्यान में रखना। तो कहीं पे भी अगर तुमको करंट कैरिंग एलिमेंट है और एक्सिस पे अगर कोई अगर पॉइंट बना देता है ना, जैसे हम लोगों ने डायपोल में वगैरह एक्सिस बनाए थी, तो अलोंग द एक्सिस अगर कोई पॉइंट अगर होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट्स ओन करंट कैरिंग एलिमेंट, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी? 0 रहेगी। ये हम लोग क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया? ये इसका सेकंड एप्लीकेशन था। अभी हम लोग इसका थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे, यानी हम लोगों को हम लोग थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे करंट ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल। किसकी वजह से? तो थर्ड एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, थर्ड एप्लीकेशन सर्कुलर कॉइल। स्टेबल हो जाएगा तो दिखाई देगा क्लियरली, ठीक है। मैं थोड़ा डायग्राम बना लेता हूँ और उसके बाद में आप लोगों को दिखाई देगा कि ऐसा एक मैंने वायर लिया और वायर को मैंने क्या कर दिया, ऐसे ज्वाइन करके इसको घुमा के रख दिया मैंने, और ये पर्टिकुलरली सेंटर हो गया, ठीक है। अब देखो ये सर्कुलर कॉइल है। अब मैंने कॉइल जो लिया है, पहले हमारा स्ट्रेट वायर था, अब स्ट्रेट वायर को चार्ज को कंटिन्यूअस मोशन में रहने के लिए मैं, अब इनफाइनाइट वायर भी है, इसका मतलब है कि चार्ज जो मूव हो रहा है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक के क्या हो सकता है? ट्रैवल हो सकता है। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करता है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो चार्ज अगर दौड़ना, अगर चार्ज ने अगर बंद कर दिया तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो चार्ज जो घूम रहा है उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, जिस दिन चार्ज थक जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब हम लोगों को सर्कुलर कॉइल की वजह से इस पर्टिकुलर सेंटर पे, सेंटर अबाउट इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे हमको मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितनी होगी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेंटर एक्सिस पे हम लोग देखेंगे, अब ये सर्कल है तो ऑब्वियसली इसका एक अपना रेडियस रहेगा, जिसको आप लोग रेडियस वेक्टर बोल सकते हो।
इसको हम लोग छोटे आर से, छोटे आर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और छोटे आर से यहाँ से हम लोग कैलकुलेट। अब आप जो करंट की डायरेक्शन है, करंट इस वायर एलिमेंट में से जो गोल गोल घूमेगा उसको आप लोग क्लॉकवाइज भी ले सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं हमारे सिचुएशन में हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज लूंगा क्योंकि मेरे को बेसिकली डायग्राम में आपको शो करने के लिए आसान हो जाता है कि जो करंट होगा वो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कैसी होगी। तो अगर ये आपका करंट कॉइल है, करंट अगर आप लोगों का अगर इस तरीके से अगर मूव हो रहा है, समझो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव हो रहा है, तो इसके एलिमेंट भी किधर है, इधर है। एलिमेंट यानी क्या बोल सकते हो आप लोग, एलिमेंट यानी लेंथ, लेंथ ऑफ वायर, जिसको मैं एलिमेंट बोलता हूँ। नहीं तो उसमें तुमको कंफ्यूजन होगा कि भाई ये एलिमेंट क्या है, एलिमेंट क्या है, सर ने क्या एलिमेंट चल रहा है। तो एलिमेंट जो है वो लेंथ है, ये लेंथ एलिमेंट है जिसमें से कौन फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, वो की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड हमको सेंटर पे कैलकुलेट करना है। अब ऑब्वियसली ये करंट, ये सिचुएशन कुछ अलग थी जो हम लोग ने आइडेंटिफाई की थी, ये उस पर्टिकुलर वायर के ऊपर जो पॉइंट है उसके बारे में बात कर रही है। ये वायर से आउटसाइड में है पॉइंट, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। तो ये लेंथ एलिमेंट इधर होगी आउटर डायरेक्शन में। तो आउटर डायरेक्शन में क्या हो रहा है, आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रही है। तो देखो पेन की टिप आपको दिखाई दे रही होगी उस डायरेक्शन से, जो भी हो गए वो समझो इस ये राउंड के इनसाइड से कुछ तो भी एक एयर मटेरियल की डायरेक्शन से, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा था। मैग्नीट्यूड कितना होगा वो तुम्हारे सर्कल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड जितना बड़ा सर्कल उतनी मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस जो होती है वो डिपेंड करती है। अब नंबर्स ऑफ फील्ड लाइन यानी बी का मैग्नीट्यूड आई के ऊपर डिपेंड है और से इंटररिलेटेड है, दोनों मैग्नीट्यूड के ऊपर से डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ सिंपली हम लोगों को चीजें पता चल गई। तो लाइन एलिमेंट और जो आर है पोजीशन वेक्टर और डीएल एलिमेंट होगा, वो एंगल हमको चाहिए। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री। कितना डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री आप लोगों का वैल्यू हो जाता है। तो इसलिए ड्यू टू दिस सर्कुलरली करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमको कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग फिर से बायोट-सावर्त लॉ का अप्लाई करेंगे और बायोट-सावर्त लॉ से हम लोग किस तरीके से देखेंगे। तो पहले मैं डेरिवेशन लिख लेता हूँ, फिर आपकी स्क्रीन पे उसको अच्छी तरीके से कांस्टेंट करके रख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो हम लोग अप्लाई करेंगे, जिनको दिखाई दे रहा है वो कंटिन्यूअसली देख सकते हो कि dB इज नथिंग बट इक्वल टू, हमारे पास में फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ऐसा हमारे पास में फॉर्मूला था। अब तो थीटा की वैल्यू हो गई हमारी 90 डिग्री एंड साइन 90 इज नथिंग बट इक्वल टू 1 होता है ना। तो इसका मतलब है जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन 1 है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और उसकी वजह से कौन सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, डीबीए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ऐसे दो एक्सप्रेशन हमारे पास में बन गए कि हमने बायोट-सावर्त लॉ का इस्तेमाल किया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर। इस सिचुएशन पर्टिकुलर केस के लिए साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री होती है, यानी साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो डीबी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये किसकी वजह से था, छोटू एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी होगी, डीबी, कितनी होगी, डीबी। अब हमको पूरे एलिमेंट के बारे में लेना है, पूरी लेंथ लेना है। तो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इंटीग्रेट। तो हम लोग इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को। लिमिट आप देख सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक की लिमिट लगेगी करके, वो ऑटोमेटिकली आप लोगों को जब लिमिट्स में लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा। तो देयरफॉर b is nothing but equal to integral db equal to म्यू नॉट कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, आई भी कांस्टेंट है, ठीक है, और आर स्क्वायर जो है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। आर भी चेंज नहीं हो रहा है, आर भी आप लोगों को कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। तो बचा हुआ चीज क्या है, सिर्फ डीएल जो कि वेरी होगा।
कहाँ से लेके, 0 से लेके तो 2 पाई r तक के, तो 2 पाई r तक के ये वैरी होगा। ठीक है, तो अब देखो, तो इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करने के बाद में b इक्वल टू इंटीग्रल डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर इंटीग्रल लिमिट 0 से लेके 2 पाई r dl ना हो जाएगा, 2 पाई r dl हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई r dl हो जाएगा, तो आप लोगों को दिखाई देगा कि अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का इस्तेमाल करके आप लोग इसको लिख सकते हो, और डायरेक्टली मैं यहाँ से अपर लिमिट जो है 2 पाई r है माइनस 0 हो जाएगा ये, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिमिट लिख लेता हूँ, और इसका फाइनल लिमिट जो होगा वो कैसा आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 पाई r माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये जो प्रॉपर इंटीग्रेशन वाली जो टर्म है ये कई बार हम लोगों ने डिराइव करके दी, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 पाई r माइनस 0। यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो dr4 हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई r, तो पाई पाई गेट कैंसल, पाई पाई गेट कैंसल, आर स्क्वायर जो होगा वो आर स्क्वायर की वैल्यू और ये जो आर की टर्म है वो भी कैंसिल हो जाएगी, और ये 2 के साथ में 4 का डिडक्शन भी हो जाएगा, तो बचेगा क्या, जो फाइनल एक्सप्रेशन रहेगा वो हमारा रहेगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय ट्वाइस आर। ये जो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, आप लोग देख सकते हो कि मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू ए सर्कुलरली करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, एक सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए दिस इज द प्रोसीजर, एंड इफ यू गो थ्रू दिस प्रोसीजर यू गेट द फाइनल आंसर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय ट्वाइस आर। इसमें अगर n नंबर्स ऑफ टर्न्स अगर होती है, जो कि हमको एग्जैक्टली पिक्चर सोलोनाइड में दिखाई देता है ना, इसी के थ्रू सोलोनाइड वाला पार्ट दिखाई देता है। इफ n इज द नंबर्स ऑफ टर्न्स, numbers of turns, then b equal to n into mu naught I divided by twice r। ठीक है, तो ये जो चीज है इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे, और इस एक्सप्रेशन के थ्रू तुम लोग देख सकते हो कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको डिराइव कर किया है। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट लेके अपने पास में रख लो, ताकि ये जाए। जब n नंबर्स ऑफ टर्न्स हो गए तो इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से n नंबर्स ऑफ जो टर्न हो गए वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इफ n इज द नंबर्स ऑफ टर्न्स देन दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द, तो ये सर्कुलर कॉइल के लिए है ना, जिसमें तुमको डायग्राम में बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल बेवकूफ भरे सवाल मत पूछो कि सर ये करंट एलिमेंट है तो ये सर्कल में ही क्यों घूम रहा है। भैया है, जिसकी उसकी मर्जी है, जिस तरीके से उसको घुमाना है और जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो करंट कैरिंग एलिमेंट है डीबी मैग्नेटिक फील्ड इनटू, अब हर एक पॉइंट पे आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, राइट हैंड रूल लगा के भी देख लो, हर पॉइंट के हर छोटे छोटे एलिमेंट की वजह से, हर छोटे छोटे एलिमेंट की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर ही होगी, यानी सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी वो आउटर डायरेक्शन में ही निकलेंगी। वही हमको राइट हैंड रूल बताता है ना, कि ऐसा घूम रहे भी या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तुम, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कैसी होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। समझ में आ गया? तो ये थी थर्ड एप्लीकेशन जो आप लोग की सर्कुलर कॉइल के लिए थी, और इस थर्ड एप्लीकेशन के बाद में हम लोग देखते हैं कि कई केसेस वगैरह इस तरीके से आते हैं, तो ये जो केसेस हो गए वो हम लोग बाद में भी देखेंगे, होमवर्क के थ्रू भी आप लोग इसको अर्ली देख सकते हो। अभी हम लोग देखेंगे लॉरेंस फोर्स इक्वेशन। नेक्स्ट इज द लॉरेंस फोर्स इक्वेशन हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो
कि किस तरीके से हम लोग लॉरेंस फोर्स इक्वेशन को स्टडी करने के लिए हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे फ्लेमिंग आंसर स्टार्ट करेंगे हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में हम लोग करेंगे। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम लोग सिंपल सी चीजें जो फॉलो करते हैं तो वो चीजें आप लोगों को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा पिक्चराइजेशन के थ्रू इधर लेफ्ट हैंड थंब में आप लोगों को दिखाता हूँ और उसमें कौन सी डायरेक्शन आपको आइडेंटिफाई करनी है वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो जैसे हम लोग हैंड्स की तरफ में जा रहे हैं तो आप लोगों को पिक्चराइजेशन में मेरा लेफ्ट हैंड दिखाई दे रहा है और इसमें आप लोगों को तीन चीजें दिखाई दे रही है। मैंने ये 3 फिंगर्स यहाँ पर अटैच किए हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए। ये जो है आप लोगों का ये फर्स्ट फिंगर आप लोग बोलोगे और इसको आप लोग थंब की तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों का लेफ्ट हैंड रूल है और बिल्कुल देख रहे हो आप लोग ये तीनों भी आपको बिल्कुल ये तीनों तीर आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रिप्रेजेंट करेंगे पर्टिकुलरली करंट को। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? मोशन ऑफ चार्जेस आप लोग बोल सकते हो कि करंट जो है करंट एलिमेंट के लिए आई के लिए रिप्रेजेंट करेगा। ये जो फर्स्ट फिंगर है वो बी को रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो होती है क्योंकि हम लोगों को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है पर्टिकुलरली परपेंडिकुलरली ही एक्ट होती है किसी भी वायर एलिमेंट के ऊपर में। तो हम लोग यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे ये जो बी होता है और ये जो होता है ये आई की डायरेक्शन है और ये थंब जो होगा वो फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। हम लोग इसको बाय वर्ड्स के थ्रू भी हम लोग इसको याद रखेंगे ताकि आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो देखो कि उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो चीज है तो यहाँ पे देखो फर्स्ट फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा जिसको हम लोग बी ए सिंबल से सिंबलाइज करते हैं। थंब जो होगा वो फोर्सेस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे और 3 फिंगर्स जो बची हुई है वो आप लोगों के आई की डायरेक्शन को हम लोग क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। और ये तीनों भी एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा दोनों तीनों भी चीजें। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। इसी को कहा जाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और ये तीनों चीजें जो होती है तो एक पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई। अब हम लोगों को पता है कि जैसे हम लोगों ने अभी जो एक्सप्रेशन देखा था कि पर्टिकुलर एक्सिस पे अगर मैं पॉइंट ले लूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है। इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलरली करंट कैरिंग एलिमेंट के ऊपर में उसकी मैग्नेटिक फील्ड तो प्रेजेंट नहीं होगी। अब उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब ऑब्वियसली है कि उसके ऊपर क्या होगा कि कोई एक अलग से एक्सटर्नल फील्ड जो होगी वो उसके ऊपर एक्ट करनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ब्लैक एरो से ड्रॉ किए हैं। देखो ब्लैक एरो से मैंने एरो बनाए हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेकिन यूनिफॉर्म है, ठीक है। इस यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैंने इनफाइनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरीके से रखा है। और इस तरीके से रखने की वजह से हमको ये दिखाई दे रहा है कि इसमें से जो होगा वो क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है इन द सेंस हमारा चार्ज मोशन में और उसको कौन सी वेलोसिटी मिल रही है, वी ए वेलोसिटी मिल रही है। तो इस वी ए वेलोसिटी मिलने की वजह से यहाँ से जो होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन पर्टिकुलरली आप लोग देख सकते हो एक्स एक्सिस पे निगेटिव डायरेक्शन से या पॉजिटिव की तरफ में मूव होते हुए दिखाई दे रहा है। और इसलिए हम लोग वेलोसिटी की डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है और यूनिफॉर्म है तो इसको भी हम लोग पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली दोनों के पॉजिटिव चीज है। तो दोनों के बीच में हम लोगों को पता है कि V और B इन दोनों के बीच में जो भी डॉट प्रोडक्ट हो वो जो भी प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से। और इसी वजह से जो फोर्स एक्ट होगा वो भी कैसा होगा, परपेंडिकुलरली होगा। तो फोर्स कैसा परपेंडिकुलरली एक्ट होगा तो पर्टिकुलरली आप लोग देख सकते हो कि जिस तरीके से मैंने पेन रखा हुआ है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो पेन आउटर डायरेक्शन में जाएगा एंड दिस रिप्रेजेंटेड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फोर्स इक्वेशन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो F इज नथिंग बट इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि कौन मोशन में आ रहा है, चार्ज मोशन में आ रहा है किसके, V क्रॉस B की मोशन में आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लोग एक्सपांड करेंगे तो इसको हम लोग मैग्नीट्यूड के टर्म में अगर निकालना है तो मैग्नीट्यूड के टर्म में क्या हो जाएगा आप लोगों का, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आप लोगों का,
यहाँ से दिखाई देते हैं F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और यहाँ से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो थीटा एंगल जो हो जाएगा वो इन दोनों के बीच में हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में थीटा एंगल जो होगा वो भी पर्टिकुलरली कितना होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल हो जाएगा यहाँ पे पर्टिकुलरली V और B के बीच में, या आप लोग बोल सकते हो L, है ना। यहाँ से जो V की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन L की भी है ना, जो आगे चल के चलेगा आप लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ से जो चार्ज मूव हो रहा है वो dq चार्ज है, तो v b साइन थीटा ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट होगा। F इक्वल टू dq इंटू, अब v की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर यहाँ पे है, तो इसलिए v की जगह हम लोग लिखेंगे dl बाई dt, और फिर इस dt ऑपरेटर को मैं इंटीग्रेशन, ये जो ब्रैकेट है उसके बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा dq बाई dt। तो dq बाई dt यानी होता है करंट I, dq बाई dt यानी क्या होता है, करंट I होता है। तो I इक्वल टू dl क्रॉस b। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वो है फोर्स इक्वेशन, लॉरेंस फोर्स इक्वेशन हम लोग जिसको बोल सकते हो, लॉरेंस फोर्स इक्वेशन फॉर दिस करंट कैरिंग एलिमेंट। लॉरेंस फोर्स इक्वेशन ये जो हो गया आप लोगों का Q इंटू वी क्रॉस बी, ये एक एक्सप्रेशन है। और इन टर्म्स ऑफ आप लोग क्या कर सकते हो, इन टर्म्स ऑफ करंट एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये भी इक्वेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों जो चीजें हैं वो दोनों भी चीजें आप लोग देख सकते हो कि दोनों भी चीजें आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। और फिर मैंने यहाँ पे सिंपल सा डेरिवेशन आप लोगों को 1 टेस्ला इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर मीटर कैसा होता है उसको हम लोगों ने डिफाइन किया है। तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, करंट को हम लोग एम्पियर में, लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करेंगे, और मैग्नेटिक इंडक्शन को हमको फाइंड आउट करना है। थीटा जो एंगल होगा वो रेडियन में होगा, एंड इट इज सप्लीमेंट्री एंगल, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, देयरफॉर इट इज नॉट टेक पार्ट इन डायमेंशन। डायमेंशन और यूनिट्स एनालिसिस के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होगा, तो डायरेक्टली आप लोग बोल सकते हो कि V इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर मीटर इज इक्वल टू 1 टेस्ला। ठीक है, तो अगर किसी को लगता है कि सर फिर हम 1 टेस्ला की डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हो कि इफ द लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर, 1 मीटर का वायर है और उसमें से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और 1 न्यूटन का अगर उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, प्रेशर ये है कि जो लेंथ है वो जिसकी वजह से आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। बस यही एक 1 टेस्ला का डेफिनेशन होगा। इफ द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड अक्रॉस a current carrying element having a length of 1 meter in which a current is passing 1 ampere is called as 1 Tesla। और उसमें क्या होना चाहिए, लेंथ एलिमेंट इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस सिंपली इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पायवट-शावर्ट लॉ को स्टडी कर सकते हैं। तो टुडे हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने एक एप्लीकेशन पढ़ा और लॉरेंस फोर्स इक्वेशन पढ़ा, और साथ ही साथ में हम लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो तीनों चारों टॉपिक आज हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। इन सभी चार्ट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि आप लोगों को पता चले। इसी तरीके से हम लोगों ने आज के सेक्शन है, जिन्होंने स्क्रीनशॉट प्रीवियसली नहीं लिया वो लोग भी प्रीवियसली स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। और इससे रिलेटेड किसी को अगर डाउट होगा दे कैन आस्क मी। वैसे इसमें ज़्यादा डाउट होने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली रूल्स एंड लॉ है, तो रूल्स और लॉ के पर्टिकुलरली कोई प्रूफ नहीं होते, हमको इमेजिन करके उसको समझना पड़ता है कि जिस तरीके से दिया है वैसे के वैसे पढ़ो, ऐसा है तो ऐसा ही है। ठीक है, चलो इस तरीके से, और किसी को अगर डाउट होगा तो पूछ सकता है। सर वो पेज टर्न करो ना, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ हाँ, बाप रे कितनी जोरान हो रही है। वो तो रन
आपकी स्क्रीन ही नहीं दिख रही सर सब। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही? हाँ अभी दिख रही। वो लगा आएगा थोड़ी देर में। About today's session, we are going to be continuing on today. Okay, bye, good night. बाय बाय Bye, बाय sir. बाय गुड नाईट. गुड नाईट नाही आता गुड नाईट नाही काही. Good day, good day. झोपतच आहे ना म्हणून गुड नाईट. तू झोपत आहे सृष्टी तुला झोप लागते क्लास मध्ये. हा हो ना सर. नाही ग नाही झोपत आहो झाली. काय सांगता येईल तू थोडं ना कॅमेरा सुरू करून बसून आहे. नाही आताच भावना आली की कॅमेरा विचारून चालू जा. करू बी नको. करत बी नाही.